Hello students, welcome to the MPPSC Point by मुस्कान डोडानी। दिस इज़ अवर न्यू चैनल जिसमें हम आपको MPPSC के रिगार्डिंग कंप्लीट प्रिपरेशन करवाने वाले हैं। MPPSC प्रीलिम्स, मेंस दोनों के लेक्चर्स आपको इसी चैनल पे प्रोवाइड करवाए जाएंगे। तो आज हम शुरू करते हैं MPPSC के सिलेबस के वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक एंशिएंट हिस्ट्री को। और ये एंशिएंट हिस्ट्री हम कवर करने वाले हैं तमिलनाडु NCERT से। तो जैसा कि आप जानते हैं कि तमिलनाडु NCERT में जो एंशिएंट हिस्ट्री है उसे काफ़ी अच्छी तरह से कवर किया गया है और काफ़ी सिंपल भी है उसे समझना और होलिस्टिक वे में हर एक एस्पेक्ट को कवर किया गया है। तो हम उसी के फर्स्ट चैप्टर इंडिया ज्योग्राफिकल फीचर्स एंड देयर इम्पैक्ट ऑन हिस्ट्री इसे इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसा कहा जाता है कि हिस्ट्री की दो आँखें होती हैं, एक होती है उसकी क्रोनोलॉजी और एक होती है उसकी ज्योग्राफी। अब इसका मतलब ये होता है कि अगर आपको हिस्ट्री को समझना है, उसे जानना है, उसके बारे में आप पढ़ना चाहते हैं तो आपको उसके दोनों एस्पेक्ट को ध्यान में रखकर उसे पढ़ना होगा। पहला तो वो हिस्ट्री का जो इंसिडेंट है वो कब हुआ था, टाइम, और दूसरा कहाँ हुआ था, स्पेस। तो जब तक आप ये दो एस्पेक्ट को जान नहीं लेते हिस्ट्री का कोई सिग्निफिकेंस होगा ही नहीं। वो इंसिडेंट का अपने आप में कोई सिग्निफिकेंस नहीं है जब तक आपको ये ना पता हो कि वो कब हुआ था और कहाँ हुआ था। तो अगर मैं आपको ये बताऊं कि एक राजा था, उसने ये सारी चीज़ें की थी, ये किया था, वो किया था, लेकिन मैं ये ना बताऊं कि कहाँ किया था और कब किया था, तो वो सिर्फ एक स्टोरी हो जाएगी। जैसे दादी माँ भी स्टोरी सुनाती है तो वैसे वो सिर्फ एक स्टोरी हो जाएगी, उसका हिस्टोरी का सिग्निफिकेंस वहीं पर ख़त्म हो जाएगा। तो हिस्ट्री को हिस्ट्री बनाए रखने के लिए दो चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं, पहला तो वक्त और दूसरी जगह। और साथ ही में किसी भी कंट्री की जो ज्योग्राफी होती है वो उसकी हिस्ट्री को बहुत अच्छे से डिटरमाइन करती है। मतलब कुछ कंट्रीज़ की जो हिस्ट्री होती है वो बहुत ऑब्वियस हो जाती है क्योंकि उसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन वैसी थी। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम अपने इंडिया की बात करें तो ये मान लीजिए ये इंडिया का मैप है और ये इंडिया का मैप जो इंडिया है वो अपने सदर्न पोर्शन से ओशन से घिरा हुआ है। तो उसके साउथ में पूरी तरफ से पानी पानी है और ऊपर से हिमालयाज़ है, तो माउंटेन रेंजेस है। तो ये तो बहुत ऑब्वियस हो जाता है कि हमारी कंट्री में जब भी कोई इन्वेजन हुआ होगा तो वो इस रूट से भी नहीं हो सकता और वो इस रूट से भी नहीं हो सकता, क्योंकि ना हिमालयाज़ को क्रॉस करना उतना आसान है ना ओशन को। तो हमारे यहाँ पे ज़्यादातर जो भी अटैक्स हुए होंगे वो यहाँ वेस्टर्न रीजन से हुए होंगे। तो हमारे यहाँ की जो हिस्ट्री है उसे डिटरमाइन करने में हमारी ज्योग्राफी ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। तो वैसे ही हर एक कंट्री की जो हिस्ट्री होती है उसे डिटरमाइन करती है उसकी ज्योग्राफिकल एरिया। तो अगर हम किसी भी कंट्री के पहले ज्योग्राफिकल फीचर्स को समझ लें तो उसकी हिस्ट्री को समझना और भी आसान हो जाता है। चलिए, तो अगर हम बात करें हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट की, अच्छा अगर आप इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात करते हैं तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में 5 कंट्रीज आती हैं जिसमें से इंडिया सबसे बड़ी कंट्री है। तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में सिर्फ इंडिया नहीं आता, इंडिया के अलावा 4 और कंट्रीज़ हैं जिसमें से एक पाकिस्तान है, बांग्लादेश है और नेपाल है, भूटान है। तो ये 5 कंट्रीज़ मिलकर बनाती है इंडियन सब कॉन्टिनेंट जिसमें इंडिया सबसे लार्जेस्ट कंट्री है। ओके, अब इसके भी अगर हम फिजिकल फीचर्स की बात करें तो इसके नॉर्थ में आते हैं माउंटेन, हिमालयन माउंटेन्स, मिडिल पोर्शन में आते हैं इंडो गैंगेटिक प्लेन्स और सदर्न पोर्शन में आते हैं सदर्न पेनिनसुला। तो जैसे आप यहाँ पर देखेंगे तो इसके यहाँ नदर्न पोर्शन में आएंगे आपके हिमालयाज़, यहाँ आपके मिडिल पोर्शन में आएंगे गैंगेटिक प्लेन और यहाँ पे साउथ में है आपकी सदर्न पेनिनसुला। अब पेनिनसुला क्या होता है? पेनिनसुला एक ऐसा रीजन होता है जिसके 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है। तो ऐसा कोई भी लैंडमास जो अपने 3 तरफ से पानी से घिरा होता है उस लैंडमास को हम पेनिनसुला कहते हैं। और प्लेन्स अगर आपको पता हो तो नदियों के बहाव से क्या होता है, कुछ बहुत सारे सेडिमेंट्स निकल के आते हैं और वो सेडिमेंट्स यहाँ पर डिपॉजिट होते जाते हैं। तो सेडिमेंट्स के डिपोजिशन से यहाँ पर जो क्रिएट होता है, जो लैंडमास क्रिएट होता है उसको आप कहते हैं प्लेन्स। तो ये गैंगेटिक प्लेन्स है और ये हमारा पेनिनसुला है और ऊपर हमारे हिमालयाज़ है जो कि यंग फोल्ड माउंटेन्स है। ओके, यंग फोल्ड माउंटेन्स मतलब अभी हाल ही में ये बने हुए हैं और फोल्डिंग प्रोसीजर जो कि आप ज्योग्राफी में अच्छे से पढ़ेंगे उससे ही बने हुए हैं। तो हमारे इंडिया के अगर आप फिजिकल रीजन्स में आप डिवाइड करेंगे तो नॉर्थ में हिमालयन माउंटेन्स आते हैं, फिर गैंगेटिक प्लेन्स आते हैं, फिर सदर्न पेनिनसुला आता है, 5 कंट्रीज इसमें शामिल हैं और साथ ही में इसमें से इंडिया जो है वो सबसे लार्जेस्ट है जिसमें 29 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरीज नहीं है। अब ये डेटा बदल चुका है तो ये आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि एट प्रेजेंट इंडिया में कितने स्टेट्स और कितने यूनियन टेरिटरीज हैं।
2011 की सेंसस के अकॉर्डिंग हमारी कंट्री में 100 करोड़ से ज़्यादा पॉपुलेशन हो चुकी है। टू बी प्रिसाइज अगर हम बात करें तो 121 करोड़ पॉपुलेशन है अगर हम 2011 सेंसस की बात करते हैं तो। ओके, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब जैसे हमने देखा कि इंडिया जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, हिमालयाज़, गैंगेटिक प्लेन्स और सदर्न पेनिनसुला। तो हम एक एक करके देखेंगे कि इन रीजन के बारे में क्या इंपॉर्टेंस है या इनके क्या फीचर्स हैं। तो सबसे नॉर्थ में आपका आता है हिमालयन माउंटेन्स। तो हिमालयन माउंटेन्स इंडिया के नॉर्थ में सिचुएटेड है, जो कि आपके वेस्ट में पामीर नॉर्थ से शुरू होते हैं, यहाँ पामीर नॉर्थ से शुरू होते हैं और फिर ये जो रेंज है वो आपके नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स तक भी जाती है। तो पामीर नॉर्थ से स्टार्ट होते हैं और फिर ये नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स तक भी ये जाते हैं। इसके बाद अगर हम इसकी लेंथ की बात करें वेस्ट टू ईस्ट तो वो 2560 किलोमीटर्स है, 2560 किलोमीटर। और इसकी जो अगर हम विड्थ की बात करें तो ये लगभग 240 किलोमीटर से 320 किलोमीटर तक वेरी करती है। तो अगर आप इसके वेस्ट में देखेंगे तो इसकी विड्थ थोड़ी ज़्यादा है, जैसे ही आप ईस्ट में जाते जाएंगे तो इसकी विड्थ कम होती जाएगी। तो वेस्ट में लगभग ये 320 किलोमीटर तक होता है और ईस्ट में जैसे आप जाएंगे तो ये 240 किलोमीटर तक होता है। तो ये जैसे हमारा इंडिया है, यहाँ पे आपके माउंटेन रेंजेस है। ये माउंटेन रेंजेस अगर आप वेस्ट टू ईस्ट देखेंगे तो ये इसकी जो लेंथ है वो है 2560 किलोमीटर, 2560 किलोमीटर। और अगर आप इसकी विड्थ देखेंगे तो इसकी विड्थ यहाँ वेस्ट में ज़्यादा है, ईस्ट में कम है। तो यहाँ विड्थ यहाँ पे ज़्यादा होगी वेस्ट में और ईस्ट में थोड़ी सी कम होगी। तो अगर आप वेस्ट में बात करेंगे तो वेस्ट में इसकी विड्थ हो जाएगी लगभग 320 किलोमीटर और अगर आप इसके ईस्ट में बात करेंगे तो ईस्ट में इसकी विड्थ हो जाएगी 240 किलोमीटर। तो ये वेरी करता है 240 किलोमीटर से 320 किलोमीटर तक। अब इसकी जो हाईएस्ट पीक है वो है हमारी माउंट एवरेस्ट और ये माउंट एवरेस्ट नेपाल में आती है और नेपाल इसकी जो हाइट आपको मिलेगी वो है 8869 किलोमीटर्स। अब कई जगह ये आपको 8848 मिलेगा, कई जगह ये आपको 8850 मिलेगा और कई जगह आपको 8869 मिलेगा। ये हाइट इसलिए आपको डिफरेंट मिल रही है क्योंकि हिमालयास जो है वो यंग फोल्ड माउंटेन्स है और ये जो प्रोसेस है फोल्डिंग की वो अभी तक बंद नहीं हुई है, वो अभी तक उसकी हाइट बढ़ती जा रही है। तो क्योंकि यंग फोल्ड माउंटेन है तो ऐसा नहीं है कि ये अपने पीक पर पहुंच चुका है और अब इसकी हाइट इतनी रहेगी। नो, ये जो हाइट है इसकी अभी भी वो बढ़ती जा रही है। तो अगर आप कुछ पुराने सोर्सेज में देखेंगे तो वहाँ पे आपको 8848 मिलेगा, कहीं पर आपको 8850 मिलेगा और कुछ सोर्सेज पे 8869 8870 भी आपको ये मिलेगा। तो ये मीटर्स है, 8869 मीटर्स। इसके बाद अगर आप बात करें तो ये जो हिमालयाज़ है वो हमेशा से हमारी कंट्री के लिए एक नेचुरल वॉल या नेचुरल बैरियर की तरह काम करती आई है, जो हमारी कंट्री को प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम द कोल्ड विंड्स या कोल्ड आर्कटिक विंड्स जो कि साइबेरिया से फ्लो करती है। तो साइबेरियन विंड से हमारी कंट्री को ये प्रोटेक्ट करती है। तो ये हमारी इंडिया है, ऊपर हमारे चाइना है, रशिया है, आर्कटिक रीजन है, साइबेरिया से कोल्ड विंड्स जो हमारे इंडिया में ईजिली एंटर कर सकती थी उससे हमारे इंडिया में एंटर नहीं करने दिया जाता है। एक मिनट, तो वो विंड्स जो हमारे इंडिया में इजीली एंटर कर सकती थी वो हमारे इंडिया में एंटर कर नहीं पाती है क्योंकि यहाँ पे हिमालयाज़ आ जाते हैं। तो इससे होता क्या है, इससे क्या फ़र्क पड़ गया, अगर वो विंड्स हमारे इंडिया में एंटर कर जाती तो हमारे इंडिया का जो क्लाइमेट आज है उससे बिल्कुल ही डिफरेंट क्लाइमेट हमारी कंट्री का होता। तो हमारे यहाँ का रीजन बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम कोल्ड हो जाता अगर वो कोल्ड रीजन विंड्स हमारे यहाँ एंटर कर जाती। तो हमारे यहाँ हो सकता था कि टेम्परेट टाइप ऑफ क्लाइमेट होता, हमारे यहाँ इतनी बारिश नहीं होती, हमारे यहाँ इतना ट्रॉपिकल क्लाइमेट नहीं होता, हमारे यहाँ का क्लाइमेट बिल्कुल ही चेंज हो जाता। तो हमारे यहाँ का जो क्लाइमेट है उसे वैसा बनाए रखने के लिए हिमालय बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो हमारे यहाँ का क्लाइमेट कैसा है, फेयरली वार्म रीजन है, वार्म क्लाइमेट है थ्रू आउट द ईयर। ये वैसा नहीं हो पाता अगर हिमालयास नहीं होते तो। हालांकि फिर भी अगर आप देखेंगे कि ठंड के टाइम पर अगर आप इन हिमालयन रीजन में जाएंगे तो ये ज़्यादा इनहॉस्पिटेबल होता है, यहाँ आप रह नहीं सकते क्योंकि यहाँ पर बहुत ही एक्सट्रीम कोल्ड होता है और ज़्यादातर ये जो जगह होती है वो पूरी बर्फ़ से घिरी हुई होती है विंटर सीजन में। इसके बाद आप देखेंगे कि हमने काफ़ी टाइम तक तो ये माना गया था कि जो हिमालयाज़ है जैसे वो हमारी इंडिया को प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम द साइबेरियन विंड्स,
वैसे ही हमारे इंडिया को वो प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम द इन्वेशंस। तो ये एक नेचुरल बैरियर की तरह भी काम करता है, जिसकी वजह से ये इन्वेशंस हमारी कंट्री में नहीं होते हैं। लेकिन अगर आप बात करें कि इसके लेकिन हिमालयाज़ के जो नॉर्थ वेस्ट साइड पे जो माउंटेन रेंजेस हैं, उन माउंटेन रेंजेस में कई सारे पासेस हैं, दर्रे हैं, जिसको क्रॉस करके कई बार इन्वेडर्स हमारी कंट्री को इन्वेड किए हैं। और उन पासेस में आते हैं आपके खैबर, बोलन, कुर्रम और गोबल पास। और ये पासेस हैं कहाँ पर? हिंदू कुश, सुलेमान, किरथार, ऐसे रीजेस के यहाँ पर है। तो ये आप देखेंगे, ये हमारे इंडिया है, ये इंडिया की बाउंड्रीज़ के वेस्ट में, नॉर्थ वेस्ट की तरफ में ये किरथार रेंजेस है, ये सुलेमान रेंजेस है और ये हिंदू कुश रेंजेस हैं। तो ये रेंजेस होते हैं। अब आपको अगर पता हो रेंजेस क्या होते हैं, तो जैसे मान लो ये एक माउंटेन है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, तो ऐसे अगर आप इसको कंबाइंडली पढ़ेंगे तो इसे आप एक सीरीज़ बोलते हैं। तो सीरीज़ ऑफ माउंटेन जो होते हैं उसे हम रेंजेस बोलते हैं। तो ये आपकी एक किरथार रेंज, सुलेमान रेंज और हिंदू कुश रेंज। और इन रेंजेस के बीच में जो दर्रे हैं वो हैं बोलन पास, गोबल पास, खैबर पास, कुर्रम पास। तो ये सारे पासेस होते हैं। तो ये 4 पासेस हैं जो कि पासेस आपको बताओ, जैसे यहाँ पर मैंने बोला कि एक माउंटेन्स को टुगेदर हम क्या बोलते हैं? रेंजेस। अब इनके बीच में ना जो जगह खाली होती है उसको आप पासेस बोलते हैं। तो यहाँ से आप इजीली क्रॉस करके कोई भी इंसान आपकी कंट्री में आ सकता है। तो कई सारे इन्वेडर्स जैसे कि इंडो आर्यंस, इंडो ग्रीक्स, इंडो ग्रीक्स, पार्थियंस, शक, कुषाण, हंस, तुर्क, ये सारे लोग हमारे कंट्री में इन्वेड करने के लिए आ चुके हैं। अब इन्हीं पासेस में एक बहुत इंपॉर्टेंट वैली है जिसे आप कहते हैं स्वाट वैली। और या इस वैली को यूज़ करके अलेक्जेंडर हमारे इंडिया में एंटर किए थे। तो अलेक्जेंडर ऑफ मैसिडोनिया हमारे इंडिया में जब आए थे तो वो स्वात वैली से होते हुए हमारे यहाँ पर आए थे। अब ना सिर्फ इन्वेडर्स बल्कि कुछ आर्मीज़, मिशनरीज़ वो होती हैं जो अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए हमारी कंट्री में आती हैं। जैसे क्रिश्चियन मिशनरीज़ है, वो उनका मकसद क्या होगा कि इंडिया में आकर हर तरफ क्रिश्चियन धर्म को फैलाना। फिर कुछ मर्चेंट्स जो ट्रेडिंग पर्पस से आते हैं वो भी इन रूट्स का यूज़ करके हमारे इंडिया में एंटर हुए हैं, जिससे ना सिर्फ हमारी कंट्री में ट्रेड बढ़ा है बल्कि कुछ कल्चरल कॉन्टेक्ट्स भी हुए हैं। तो जब कोई और इन्वेडर हमारी कंट्री में आता है तो वो सिर्फ हमारी कंट्री को लूट कर चला नहीं जाता, वो कई बार यहाँ पर रहकर शासन भी करता है, रूल करता है। तो जब वो यहाँ पर रहते हैं तो हम उनसे कुछ सीखते हैं और वो कुछ हमसे सीखते हैं। तो हमारे बीच भी कल्चरल एक्सचेंजेस भी होते हैं इसकी वजह से। ओके, तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। इसके बाद आते हैं आपके, अगर कश्मीर के नॉर्थ में आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको एक और रेंज मिलेगी और वो रेंज है काराकोरम रेंज। उस काराकोरम रेंज में आपको वर्ल्ड की सेकेंड हाईएस्ट पीक मिल जाएगी, जिसे आप गॉडविन ऑस्टिन कहते हैं या फिर K2 भी कहते हैं। तो ये K2 या गॉडविन ऑस्टिन सेम है और ये कहाँ है? आपकी काराकोरम रेंजेस में। तो ये जो है वो हमारे इंडिया की हाईएस्ट पीक है। अगर आप देखेंगे हिमालयाज़ की सबसे हाईएस्ट पीक माउंट एवरेस्ट है, लेकिन वो नेपाल में है। लेकिन इंडिया में ही अगर आपको कोई हाईएस्ट पीक चाहिए तो वो कौन सी हो जाएगी? K2। तो यहाँ पर ये जो पार्ट है हिमालयाज़ का और उसके जो पासेस हैं वो हमेशा ही स्नो से कवर्ड होते हैं, वो हमेशा बर्फ़ से घिरे हुए होते हैं। काराकोरम हाईवे है जो कि गिलगिट से होते हुए आपकी इंडिया को कनेक्ट करता है विद द सेंट्रल एशिया, पर ये पास ज़्यादा यूज़ नहीं होता। मतलब ये जो वे है वो हम ज़्यादा यूज़ नहीं करते फॉर कम्युनिकेशन। तो आप यहाँ देखेंगे ये गिलगित है, यहाँ से आपका काराकोरम हाईवे जाता है गिलगिट से होते हुए सेंट्रल एशिया की तरफ कनेक्ट करता है। पर हम इस हाईवे का ज़्यादा यूज़ करते नहीं हैं क्योंकि ज़्यादा सब मतलब कम्युनिकेट नहीं करते इस पास का या इस रूट का। इसके बाद इसके बाद जो कश्मीर वैली है, वो कश्मीर वैली भी हर तरफ से माउंटेन से घिरी हुई है। सेम आपकी नेपाल में एक छोटी सी वैली है जो हिमालय से फुटहिल्स में आती है, लेकिन यहाँ पर आप इसको एक्सेस कर सकते हो फ्रॉम द मैग्नेटिक प्लेन्स। तो चाहे कश्मीर वैली हो चाहे नेपाल वैली हो, वो हर तरफ से माउंटेन से घिरे हुए होते हैं। और यहाँ पर क्योंकि हालांकि इससे एक्सेस तो हम कर सकते हैं, पर क्योंकि माउंटेन से घिरे हुए हैं तो ज़्यादा लोग इनको एक्सेस करते नहीं हैं। इनकी वजह से यहाँ का कल्चर आपको बाकी इंडिया से या फिर बाकी रीजन से थोड़ा सा डिफरेंट मिल जाएगा। ओके, और वो भी इसलिए है क्योंकि हिमालयाज़ अपना रोल प्ले कर रहे हैं। इसके बाद अगर आप हिमालयाज़ के ईस्ट की तरफ देखेंगे तो हिमालयाज़ ईस्ट में असम तक जाता है और वहाँ भी आपको माउंटेन्स की कुछ अलग रेंजेस मिल जाएगी, जैसे कि पटकाई, नगाई, नशाई। तो हम ये देखते हैं कहाँ है कि पटकाई, यहाँ आपकी पटकाई रेंज मिलेगी समथिंग,
यहाँ मणिपुर में आपको मिलती है, सॉरी नागालैंड में आपको मिलती है नगाई, और मिज़ोरम में आपको मिलती है बीजो हिल्स या फिर लुशाई हिल्स, वो सेम है। तो बीजो हिल्स या लुशाई हिल्स दोनों सेम होती है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पटकाईबम, यहाँ है नागा हिल्स और यहाँ बीजो हिल्स। बीजो हिल्स ही लुशाई हिल्स होती है। ओके, तो ये 3 हिल्स आपको नॉर्थ ईस्ट में मिल जाएगी। और ये हिल्स भी जो है वो इनहॉस्पिटेबल है, यहाँ आप जाकर रह नहीं सकते। पर यहाँ का रीज़न क्या है कि इन हिल्स में आपको बहुत घने जंगल मिल जाएंगे। और घने जंगल इसलिए क्योंकि यहाँ पे बारिश ज़्यादा होती है। तो आपने सुना होगा कि मौसिनराम या फिर ये इन सब रीजन्स में जो कि वहाँ पे आते हैं, मेघालय में आते हैं, तो यहाँ पर बारिश ज़्यादा होती है क्योंकि यहाँ पर 3 हिल्स हैं। गारो खासी जयंती अगर आपने पढ़ा है, और अगर आपने नहीं पढ़ा तो हम ज्योग्राफी में इसे डिटेल से पढ़ेंगे। तो यहाँ पर मेघालय में आपको एक हिल्स मिलेगी, गारो खासी जयंतिया। ओके, जैसे यहाँ हिल्स है तो मान लो ये गारो खासी जयंतिया 3 हिल्स है। यहाँ पर आपके मानसून विंड्स एंटर तो कर जाती है पर वो एस्केप नहीं कर पाती है, तो वो यहीं पर ही आपकी बारिश बहुत ज़्यादा करती है। तो क्योंकि इस रीजन में बारिश बहुत ज़्यादा होती है, इसकी वजह से यहाँ पर बहुत घने जंगल हैं, और घने जंगल होने की वजह से यहाँ पर लोग ज़्यादा रह नहीं पाते। तो ये एरिया भी बाकी सारी कंट्री से थोड़ा सा अलग रह जाता है, आइसोलेटेड रह जाता है, इसलिए आपको यहाँ का भी कल्चर थोड़ा सा अलग मिलेगा। बाकी कंट्री के कंपैरिजन में यहाँ पे आपको थोड़े से अलग लोग मिलेंगे। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ें तो आपका आता है इंडो गैंगेटिक प्लेन। तो हमने 3 पार्ट्स देखे थे कि इंडिया को आप 3 रीजन्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है आपका नॉर्थ में गैंगेटिक, नॉर्थ में आपका हिमालयन रीजन, फिर गैंगेटिक प्लेन्स और फिर सदर्न पेनिनसुला। तो इसमें से हम हिमालय माउंटेन्स को कवर कर चुके हैं, अब हमें करना है इंडो गैंगेटिक प्लेन्स। तो इंडो गैंगेटिक प्लेन को इरिगेट करने वाली जो 3 इम्पॉर्टेंट रिवर्स हैं वो है गंगा, ब्रह्मपुत्र और इंडस। तो ये तीनों रिवर मिलकर हमारे गैंगेटिक प्लेन को इरिगेट करती हैं। और ये वाला जो प्लेन वाला एरिया होता है वो हमारे पूरी इंडिया का सबसे फर्टाइल रीजन माना जाता है। और सबसे फर्टाइल होने का रीज़न ये है क्योंकि यहाँ पर जो सॉइल पाई जाती है वो एलुवियल सॉइल होती है। अब आपको अगर पता हो कि अगर आपने, जैसे आप ज्योग्राफी में पढ़ेंगे कि कई सारी सॉइल्स हमारे इंडिया में पाई जाती हैं, जिसमें से एक है एलुवियल सॉइल। और एलुवियल सॉइल बनती कैसे है? जैसे ये हमारी रिवर है, तो रिवर जब फ्लो करती है तो वो अपने साथ कई सारे सेडिमेंट्स कैरी करती है, तो इसके साथ कई सारे सेडिमेंट्स और भी आते हैं। और जैसे ये फ्लो करती जाती है तो ये इन सेडिमेंट्स को अपने रिवर के बैंक पर डिपॉजिट करती हुई जाती है। और ये सारे सेडिमेंट जो यहाँ पे डिपॉजिटेड होते हैं यही बाद में एलुवियल सॉइल बनाते हैं। अब जो न्यू एलुवियल सॉइल होती है उसको हम खादर बोलते हैं, और जो पुरानी एलुवियल सॉइल होती है उसको हम भांगर बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पर जो एलुवियल सॉइल इकट्ठी हुई है उसको हम खादर बोलेंगे। धीरे धीरे क्या होगा कि ये जो एलुवियल सॉइल है वो यहाँ पर ऐसे खिसकती जाएगी, और यहाँ पर फिर न्यू एलुवियल सॉइल जमा होती जाएगी। तो ये पुरानी वाले को हम भांगर बोलेंगे और ये नई वाले को हम खादर बोलेंगे। ओके, तो ये होती है एलुवियल सॉइल, जो बाकी सारी सॉइल्स के कंपैरिजन में थोड़ी सी ज़्यादा फर्टाइल होती है। अब इसके बाद अगर आप देखें कि इसमें जो इंडस रिवर होती है, इन तीनों में से भी जो इंडस रिवर है वो इंडस रिवर आपके हिमालय से भी बियॉन्ड जाके ये ओरिजिन होती हैं। और इस पूरे इंडस सिस्टम में 5 और रिवर्स होती हैं, मतलब 5 इसकी मेन ट्रिब्यूटरीज हैं जो हैं झेलम, चेनाब, रावी, सतलज, ब्यास। अब ये सारी कहाँ से ओरिजिन होती है, कैसे फ्लो करती है, ये सब आप ज्योग्राफी में और भी अच्छे से पढ़ेंगे। पर अभी आप सिर्फ इतना देखिए कि गैंगेटिक प्लेन 3 मेन रिवर से मिलकर बनता है। उसमें से भी जो इंडस रिवर है वो हिमालयाज़ के बियॉन्ड, मतलब जो तिब्बत वाला एरिया होता है वहाँ पर आपको कैलाश माउंटेन्स मिलेंगी, वहाँ से आपकी इंडस रिवर जो है वो ओरिजिन होती है, फिर वो इंडिया में एंटर करती है और फिर पाकिस्तान चली जाती है। इंडस रिवर को सपोर्ट करने वाली 5 और ट्रिब्यूटरीज होती हैं, जिसमें है आपकी झेलम, चेनाब, रावी, सतलज, ब्यास। हमारा जो पंजाब प्लेन है वो इन्हीं इंडस रिवर से ही फर्टाइल होता है। इन्हीं इंडस रिवर सिस्टम जो है वो वहाँ पर फ्लो करती है। इवन पंजाब का नाम पंजाब रखा भी इन 5 रिवर्स की वजह से गया है। तो पंजाब में का मतलब होता है पंच आप, पंच मतलब होती है 5 और आप मतलब होता है रिवर्स। तो 5 रिवर से मिलकर एक रिवर सिस्टम बनता है, उसे हम कहते हैं इंडस रिवर सिस्टम। और इसी पंजाब बस यही पंजाब का नाम कैसे पड़ेगा, 5 आप मतलब 5 रिवर से बना हुआ। इसके बाद अगर आप सिंध की बात करें तो जो सिंध
प्लेन्स भी है वो सिंध प्लेन्स भी आपकी इंडस रिवर के किनारे ही बसा हुआ है। यहाँ पर आप देखेंगे, अच्छा यहाँ पर इस रीजन में आपकी तिब्बत में एक वो है कैलाश माउंटेन है, यहाँ से आपकी इंडस रिवर ओरिजिन होती है। इसके बाद ये इंडिया एंटर करती है, फिर कुछ टाइम ये इंडिया में फ़्लो करती है, उसके बाद ये टर्न लेकर पाकिस्तान आ जाती है और उसके बाद फिर यहाँ से अरेबियन सी में मिल जाती है। तो ये आपका रूट होता है। इसके बाद आपके नेक्स्ट आता है, अच्छा ये एक तो हो गई हमारी इंडस। अब इंडस के नीचे आती है आपकी गंगा रिवर, और इंडस और गंगा रिवर के बीच में पड़ते हैं आपका थार डेजर्ट और अरावली हिल्स। तो थार डेजर्ट और अरावली हिल्स ये दोनों राजस्थान में पड़ते हैं और ये आपकी इंडस रिवर और गंगा रिवर के बीच में लोकेट करते हैं। अब इन्हीं अरावली हिल्स में आपको एक हाईएस्ट पॉइंट मिलेगा जिसे हम कहते हैं माउंट आबू, जिसकी जो हाइट है वो है 5650 फीट। ठीक है, तो 5650 फीट इसकी हाइट है जो कि माउंट आबू है, और माउंट आबू अरावली हिल्स की एक सबसे बड़ी चोटी है और ये है कहाँ पर, राजस्थान में। इसके बाद नीचे आपने देखा गंगा रिवर है, तो गंगा रिवर हिमालय से ही ओरिजिनेट होती है। इसके बाद ये कुछ टाइम साउथ की तरफ फ़्लो करती है, साउथ की तरफ फ़्लो करने के बाद कुछ टाइम के बाद फिर वो ईस्ट टर्न ले लेती है और फिर वो बांग्लादेश एंटर कर जाती है। यमुना भी इनके थोड़ा सा पैरेलल फ़्लो करती है, पैरेलल फ़्लो करते करते फिर कुछ टाइम के बाद उत्तर प्रदेश में जाकर ये गंगा में ही मिल जाती है। ओके, और इन दोनों रिवर के बीच का जो एरिया होता है इसे हम दोआब कहते हैं। जैसे पंजाब का मतलब क्या था, 5 आप, वैसे दोआब का मतलब क्या है, लैंड बिटवीन 2 रिवर्स, दो नदियों के बीच का बीच में जो ज़मीन आती है उस एरिया को हम दोआब कहते हैं। अब यहाँ पर अगर आप बात करें गंगा रिवर की ज़्यादा की ट्रिब्यूटरीज़ की, तो वह है गोमती, सरायू, घाघरा, गंडक। ओके, तो जब हम ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो हम इस पूरे रिवर्स का मैप भी बना के देखेंगे कि ये कैसे कहाँ से ओरिजिनेट होती है, क्या इनका रूट होता है, कैसे फ़्लो करती है, कब मर्ज होती है, तो ये सब वहाँ पे हम डिटेल में देखेंगे। पर अभी आप ये समझिए कि इंडस और गंगा के बीच में का जो एरिया होता है वहाँ पर आपका थार डेजर्ट और अरावली हिल्स है जिसकी हाईएस्ट पीक माउंट आबू है। उसके नीचे गंगा रिवर जो कि हिमालय से ही ओरिजिनेट हुई है, कुछ टाइम पहले ये साउथ में जाती है, फिर ये ईस्ट टर्न लेती है, जमुना इसके पैरेलल ही फ्लो करती है कुछ टाइम तक, फिर ये गंगा में मर्ज हो जाती है। गंगा की और भी कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं जैसे गोमती, सरयू, घाघरा, गंडक एक्सेट्रा। अगर आप यहाँ देखेंगे तो गंगा रिवर कैसे फ़्लो करती है, गंगा मान लीजिए यहाँ से ओरिजिनेट हुई, कुछ टाइम तक ये साउथ में जाएंगी और उसके बाद फिर ये ऐसे टर्न ले लेंगी और फिर ये बांग्लादेश एंटर कर जाती है। जो यमुना है वो कुछ टाइम तक इसी के ही पैरेलल फ्लो करती है, फिर इसमें मर्ज हो जाती है। इसके अलावा गंगा रिवर की कुछ ट्रिब्यूटरीज गोमती, सरयू, घाघरा, गंडक। इसके बाद अगर आप बात करें कि इंडिया के ईस्ट में जो गंगा प्लेन्स हैं वो पहले ब्रह्मपुत्रा प्लेन से मिल जाती हैं, तो ये मर्ज करती है ब्रह्मपुत्रा प्लेन से, और उसके बाद जो ये है दोनों रिवर्स मर्ज करके फिर वो कहाँ चले जाएंगे, बांग्लादेश में। अब इसके बाद जो हमारी तीसरी रिवर है वो है ब्रह्मपुत्रा। ब्रह्मपुत्रा हिमालयाज़ के बियॉन्ड जाकर ओरिजिनेट होता है तिब्बत वाले इलाके में ही, और तिब्बत में ओरिजिनेट होने के बाद वो कुछ टाइम पहले तिब्बत में फ़्लो करता है और उसके बाद फिर वो एंटर करता है हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में। ओके, ये जो रिवर प्लेन्स है जो ब्रह्मपुत्रा रिवर है वो धीरे धीरे फ़्लो करती है, बहुत बड़ी रिवर है पर ये स्लो फ्लोइंग रिवर है। ठीक है, तो धीरे धीरे फ़्लो करती है पर बहुत बड़ी रिवर है, और ये फ्लो रिवर जो है वो अपने रूट में कई सारे छोटे छोटे आइलैंड्स भी बनाती हुई जाती है। इसके बाद अगर आप देखें कि इंडो गैंगेटिक प्लेन जो है वो उसके कुछ कमर्शियल रिलेशंस भी है, मतलब यहाँ पर कई सारे अर्बन सेंटर्स डेवलप हुए हैं, और वैसे भी हमारे एंशियंट हिस्ट्री से लेकर अर्बन सेंटर्स वहीं डेवलप हुए हैं जहाँ आसपास कोई रिवर हो। तो इंडो गैंगेटिक प्लेन में कई सारे अर्बन सेंटर्स डेवलप हुए हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपके जो हड़प्पन कल्चर देखा जाता है वो हड़प्पन कल्चर भी इंडो गैंगेटिक प्लेन्स की एक बहुत इंपॉर्टेंट रिवर जो थी इंडस रिवर उसके आसपास ही डेवलप हुआ था। इसके बाद वो पूरा वैदिक कल्चर हमारा गंगा रिवर के आसपास डेवलप हुआ है। तो हमारे जो गैंगेटिक प्लेन है उसका वेस्टर्न वाला इलाका, जैसे ये हमारा गैंगेटिक प्लेन है तो उसके वेस्ट में ही सारी जो वैदिक कल्चर है वो प्रमोट हुआ था। अब इसके अलावा बनारस, इलाहाबाद, आगरा, दिल्ली, पाटलिपुत्र ये सारी वो सिटीज़ हैं जो कि गैंगेटिक प्लेन के आसपास डेवलप की थी। तो ये सारे वो अर्बन एरियाज़ हैं, बनारस, इलाहाबाद, आगरा, दिल्ली, पाटलिपुत्र, जिसमें से जो पाटलिपुत्र है वो गंगा और सोन रिवर के
कॉन्फ्लुएंस में, मतलब जहाँ पे गंगा और सोन रिवर्स मिलती हैं, इन दोनों रिवर्स के बीच में आपका पाटलिपुत्र सिचुएटेड है। और इसी पाटलिपुत्र में कई सारी डायनेस्टीज जैसे मौर्य डायनेस्टी, शुंग डायनेस्टी, गुप्ता डायनेस्टी ने शासन किया हुआ है। तो आप देखेंगे कि इस इंडो गंगेटिक प्लेन में आपको कई सारे अर्बन सेंटर्स मिल जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे कई सारी रिवर्स हैं। हड़प्पा कल्चर जो है वो इंडस रिवर के किनारे, वैदिक कल्चर जो है वो वेस्टर्न गैंगेटिक प्लेन के किनारे, जहाँ पे और भी सिटीज़ हैं, बनारस, इलाहाबाद, आगरा, दिल्ली, पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र वो सिटी है जो कि गंगा और सोन रिवर के कॉन्फ्लुएंस में सिचुएटेड है, और इसी पाटलिपुत्र में मौर्य, शुंग, गुप्ता ऐसे कई सारे किंगडम ने शासन किया हुआ है। इसके बाद अगर आप देखेंगे कि गंगेटिक प्लेन में के वेस्टर्न साइड पे जो सबसे इम्पॉर्टेंट सिटी है वो है दिल्ली। इवन बहुत सारी जो लड़ाइयाँ हुई हैं हमारी हिस्ट्री में, कई सारे बैटल्स हुए हैं, वो इसी दिल्ली के आसपास वाली जगहों पर हुए हैं, जैसे कि कुरुक्षेत्र, तराइन, पानीपत। कुरुक्षेत्र, तराइन, पानीपत, ये सारे इलाके जो हैं वो दिल्ली के आसपास सिचुएटेड हैं, और इनमें कई सारे जो डिसीजिव वॉर्स लड़े गए हैं वो इन्हीं रीजन में लड़े गए हैं। इसके अलावा ये जो रीज़न हमेशा रहा है वो हमेशा लोगों को अट्रैक्ट करता है, लोग इसे इन्वेड करते हैं ताकि ये पूरा का पूरा फर्टाइल एरिया उनके कंट्रोल में आ जाए। तो ये हमेशा से ही एक ऐसी ज़मीन रही है जिसके लिए लोग लड़ना चाहते हैं, जिसे लोग पाना चाहते हैं, और ये इसलिए क्योंकि यहाँ पर फर्टिलिटी और प्रोडक्टिव वेल्थ बहुत ज़्यादा है। अब जो भी इम्पोर्टेंट पावर्स रहे हैं उन्होंने हमेशा लड़ाइयाँ की हैं इस हिस्से को हथियाने के लिए। स्पेशली कौन सा हिस्सा? गंगा यमुना का दोआब, मतलब वो एरिया जो गंगा और यमुना नदी के बीच में आता है। ठीक है, तो ये एरिया हमेशा से ही कोवेटेड और कंटेस्टेड एरिया, मतलब ऐसा एरिया जिसके लिए सारे लोग कॉन्टेस्ट करते रहते हैं या फिर लड़ते रहते हैं, ऐसा इलाकों में से एक रहा है। इसके अलावा यहाँ पर इंडो गैंगेटिक प्लेन में जो रिवर्स हैं उन्होंने कॉमर्स या जो ट्रेड होता है, ट्रेड के लिए, कम्युनिकेशन के लिए भी एक बहुत बड़ा योगदान दिया है। तो इसे हम कॉमर्स और कम्युनिकेशन की आर्टरीज भी कहते हैं, मतलब अगर ये ना होता तो कॉमर्स ना हो पाता, ट्रेडिंग नहीं हो पाती। इसके बाद अगर आप देखें कि एंशियंट इंडिया में हमें रोड बनाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम जाती थी, हमारे पास इतने इक्विपमेंट नहीं हुआ करते थे। तो उस टाइम पर जो लोग या चीज़ें थी वो उससे एक जगह से दूसरी जगह बोट के थ्रू पहुंचाया जाता था, इन्हीं मरीन रूट का यूज़ करते हुए, मतलब रिवर्स का यूज़ करते हुए। तो इसलिए जो रिवर्स की इम्पोर्टेंस है वो ना सिर्फ आपकी फर्टिलिटी में थी, बल्कि वो आपकी कम्युनिकेशन को सेटअप करने के लिए भी थी। कम्युनिकेशन को सेटअप करने के लिए, कम कॉमर्स को बढ़ाने के लिए, ट्रेडिंग को बढ़ाने के लिए भी हमने रिवर्स का काफ़ी यूज़ किया हुआ है। ओके, तो फिर हमारा लास्ट टॉपिक आता है इसमें, वो है सदर्न पेनिनसुला। मतलब 3 रीजन्स में से 2 रीजन हम कवर कर चुके हैं, तीसरा और आखिरी रीजन क्या है? सदर्न पेनिनसुला। तो हमारे इंडिया का जो थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीजन है वो है सदर्न पेनिनसुला, और ये हमने पहले भी देखा था कि ये गैंगेटिक प्लेन्स के नीचे आने वाला पूरा पोर्शन जो 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है, इस इलाके को हम कहते हैं सदर्न पेनिनसुला। ओके, तो ये जो हमारा सदर्न पेनिनसुला है, ये एमपी में आने वाले जो विंध्य माउंटेन्स और सतपुड़ा माउंटेन्स है, ये डिवाइड करते हैं नॉर्थ इंडिया को विद द साउथ इंडिया। ओके, तो हम आप एमपी में अगर आप देखेंगे तो वहाँ आपको विंध्य रेंजेस मिलेंगी और उसके नीचे आपको सतपुड़ा रेंजेस मिलेंगी, और इन्हीं 2 रेंजेस के बीच में 2 रिवर्स फ्लो करती हैं, एक है नर्मदा रिवर और दूसरी है ताप्ती रिवर। तो ये जो चारों हैं, 2 माउंटेन्स और 2 रिवर्स, ये डिवाइड करती हैं नॉर्थ इंडिया को फ्रॉम द साउथ इंडिया। तो यहाँ पर जैसे ही आप इसके नीचे आएंगे, विंध्य माउंटेन्स के आप नीचे आएंगे तो आपको डिक्कन प्लेट्यू मिलना शुरू हो जाएगा। और ये जो डिक्कन प्लेट्यू है वो वॉल्केनिक रॉक से बना हुआ है, जो नॉर्थ इंडिया में पाई जाने वाली रॉक से बिल्कुल अलग है, क्योंकि ये लावा से बना हुआ है, वॉल्केनो से बना हुआ है, और इसे कट करना बहुत आसान है। मतलब जो नॉर्थ में आपको रॉक्स मिलती हैं उसे कट करना, उसे तोड़ना बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर आपको डिक्कन प्लेट्यू में आप चले जाएंगे तो वहाँ आपको वॉल्केनिक रॉक्स मिलेंगी जिसे कट करना बहुत आसान होता है। और क्योंकि उसे कट करना आसान है, इसलिए आपको साउथ में रॉक कट मोनास्ट्रीज या फिर रॉक कट टेम्पल्स बहुत मिल जाएंगे, और ये आपको नॉर्थ इंडिया में नहीं मिल सकते, क्योंकि नॉर्थ के रॉक को काटना बहुत मुश्किल है, तो उससे टेम्पल बनाना भी बहुत मुश्किल है। लेकिन साउथ में रॉक्स ईजिली कट जाती हैं, तो रॉक्स को हम काट काट के उससे उसके अंदर हम टेम्पल्स बनाते हैं, तो ये आपको साउथ में ज़्यादा मिलेगा। वैसे ही जो आपके डिक्कन प्लेट्यू है उसके ईस्ट साइड में और वेस्ट साइड में आपको ईस्टर्न घाट्स और वेस्टर्न घाट्स मिलेंगे। और अगर आप ईस्टर्न घाट को देखेंगे तो ईस्टर्न घाट और बे ऑफ बंगाल के बीच में आपको कोस्ट मिलेंगी, जैसे अगर आप देखिए। ओके, ये हमारा सदर्न पेनिनसुला वाला रीजन है। यहाँ आपको मिलेगा डिक्कन प्लेट्यू,
यहाँ आपकी कुछ रेंजेस आपको मिलेंगी जिसे हम कहते हैं वेस्टर्न घाट्स, और कुछ आपको रेंजेस यहाँ मिलेंगी जिसे आप कहते हैं ईस्टर्न घाट। ओके, अगर आप इसे थोड़ा सा और बड़ा करके देखिए, तो यहाँ अगर आपकी रेंजेस है वेस्टर्न घाट और यहाँ आपकी रेंजेस है ईस्टर्न घाट, तो इन घाट और यहाँ बे ऑफ बंगाल के बीच में कोस्टल लाइन आती है, कोस्टल एरिया आता है। तो इस कोस्टल एरिया को हम कहते हैं कोरोमंडल कोस्ट। इसका नाम है कोरोमंडल कोस्ट। ओके, और यहाँ पर जो ये वेस्टर्न घाट्स हैं, और वेस्टर्न घाट्स और यहाँ पर आपकी अरेबियन सी, यहाँ पर भी जो कोस्ट लाइन आती है, ये 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है। ओके, तो जो सबसे ऊपर या गोवा तक जो लाइन होती है उसे हम कहते हैं कोंकण। उसके नीचे गोवा के अगर आप नीचे आ जाएंगे तो उसे हम कनारा कोस्ट कहते हैं, और कनारा कोस्ट के भी नीचे आ जाएंगे तो आपको मालाबार कोस्ट मिलेगी। तो यहाँ ये वाला रीजन अगर आप मान लीजिए यहाँ तक गोवा है, तो कोंकण, कनारा, और उसके नीचे यहाँ पर आपको मालाबार कोस्ट मिल जाएगी, और ये पूरी कोस्टल एरिया आपकी कोरोमंडल कोस्ट है। ओके, तो एक बार हम फिर से समझ लेते हैं। तो यहाँ आपको मिलेगा डेक्कन प्लेट्यू, यहाँ पर आपके पास हिल्स है जो वेस्टर्न घाट्स बनाती है, यहाँ पर ईस्टर्न घाट है। तो ईस्टर्न घाट और बे ऑफ बंगाल के बीच में यहाँ पर जो कोस्ट आता है वो कोरोमंडल कोस्ट है, और यहाँ अरेबियन सी और वेस्टर्न घाट के बीच में यहाँ जो कोस्ट आते हैं वो 3 पार्ट में डिवाइडेड है। तो गोवा तक अगर आप देखेंगे तो गोवा के ऊपर आपको कोंकण कोस्ट मिलेगी, उसके गोवा के नीचे आपको कनारा कोस्ट मिलेगी, और उसके भी नीचे जो सबसे नीचे है वो वहाँ पे आपको मालाबार कोस्ट मिलेगी। ओके, इसके बाद अगर हम जाएं तो वेस्टर्न घाट में आपको कई सारे पासेस भी मिल जाएंगे, जैसे चुन्नर, कन्हेरी या फिर कार्ले पासेस, जो कि आपके वेस्टर्न पोर्ट से लिंक करते हैं। तो आपको ट्रेड रूट्स होते हैं, अगर आप देखेंगे मरीन ट्रेड होता है, शिप्स के थ्रू, ओशन के थ्रू हम ट्रेड करते हैं। तो वो ट्रेड करने के लिए आपके पोर्ट्स बनाए जाते हैं, तो उस पोर्ट से लिंक करने के लिए वेस्टर्न घाट में कुछ पासेस हैं, जैसे कि जोनर पास, कानेरी पास और कार्ले पास। जोनर, कनहरी, कार्ले। तो यहाँ पर आप देखिए, ये इंडिया है, यहाँ आपके कुछ वेस्टर्न घाट्स है, और अगर यहाँ पर आपके ओशन है, तो अगर आपको यहाँ पर एक शिप है जो गुड्स कैरी कर रही है और वो गुड्स कैरी करके किसी दूसरी कंट्री में ले जाने वाली है, तो यहाँ पर वो गुड्स को यहाँ पर चढ़ाने के लिए या उतारने के लिए पोर्ट्स बनाने पड़ेंगे, और उस पोर्ट्स तक पहुँचने के लिए आपको कुछ पासेस चाहिए जो इनके बीच में से होकर गुजरे। तो मान लो हम यहाँ रहते हैं, तो इन सामान को यहाँ तक पहुँचाने के लिए कुछ पासेस की ज़रूरत है। तो वेस्टर्न घाट्स के बीच में कई सारे पासेस बनाए गए हैं जिसके थ्रू हम पोर्ट्स तक पहुँचते हैं, और उसके बाद हम वहाँ से ट्रेड कर सकते हैं। तो वो जो पासेस है वो जूनर पास है, कन्हेरी पास है और कार्ले पास है, जो कि ट्रेड रूट से लिंक है। इसके बाद अगर आप बात करेंगे कि डेक्कन प्लेट्यू जो है वो आपके नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया के बीच में एक ब्रिज का काम करता है, तो जो जोड़ता है वो डेक्कन प्लेट्यू है। तो नॉर्थ और साउथ को जो जोड़ने का काम करता है, ब्रिज का काम करता है, वो डेक्कन प्लेट्यू है। लेकिन क्योंकि विंध्य माउंटेन्स में आपको कई सारे घने जंगल मिल जाएंगे जो कि नॉर्थ इंडिया को साउथ इंडिया से पूरी तरह से अलग करता है, तो क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे घने जंगल हैं, तो ना तो हम बहुत इजीली वहाँ से कांटेक्ट कर पाते हैं नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया से, और ना साउथ नॉर्थ से कर पाता है। तो इसकी वजह से वो एक तरीके का बैरियर बनाता है दोनों को डिवाइड करने के लिए। तो इसकी वजह से जो आपके सदर्न जो रीजन है, सदर्न पेनिनसुला में जो लोग रहते हैं, उनकी लैंग्वेज, उनका कल्चर काफ़ी टाइम तक इसीलिए भी इंटैक्ट रहा क्योंकि ये नॉर्थ इंडिया से पूरी तरह से आइसोलेटेड थे, और आइसोलेटेड होने का रीज़न था विंध्या रेंजेस में बहुत सारे घने जंगलों का होना। तो कौन है जो नॉर्थ और साउथ को मिलाता है, ब्रिज का काम करता है, वो डेक्कन प्लेट्यू, और जो डिवाइड करने का काम करता है वो है विंध्य माउंटेन्स मेजरली। अब आप इसके आगे देखेंगे तो सदर्न एंड में आपको एक मिलेगा पालघाट पास। तो आपने वेस्टर्न घाट्स में कुछ पासेस देखे जैसे कि जूनर पास, कानेरी पास, कार्ले पास, और वैसे ही अगर आप बिल्कुल साउथ में देखेंगे तो साउथ में आपको मिलेगा पालघाट पास। अब एक बार हम दिखा भी देते हैं, पालघाट पास ये है। ओके, तो ये है हमारा पालघाट पास जो आपको सबसे साउथ में मिल जाएगा। तो ये जो पालघाट पास है वो आपके वेस्टर्न घाट्स को क्रॉस करता है और ये कावेरी वैली से मालाबार कोस्ट की तरफ जाता है। तो जैसे आपने ये पास देखा, ये पालघाट पास, यहाँ पर आपको मिल जाएंगे वेस्टर्न घाट्स। ओके, तो ये वेस्टर्न घाट्स को क्रॉस कर रहा है। वेस्टर्न घाट्स के इस तरफ आपको कावेरी वैली मिल जाएगी, और इसके इस तरफ हमने अभी देखा मालाबार कोस्ट है।
ओके। तो ये जो है पास है, ये इस तरफ वाली कावेरी वैली को यहाँ मालाबार कोस्ट से मिलाने के लिए बनाया गया है। तो ये वेस्टर्न घाट में सिचुएटेड है, वेस्टर्न घाट में भी सबसे साउथ की तरफ सिचुएटेड है, जो कावेरी वैली को मालाबार कोस्ट से मिलाता है। चलिए, इसके बाद अगर हम बात करें कि ये जो पालघाट पास है वो हमारे इंडो रोमन ट्रेड के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहा है। हम इंडिया वाले जब भी रोमन के साथ, रोमन कंट्रीज के साथ ट्रेड किया करते थे तो इसी पास का यूज़ किया जाता था। इस पूरे सदर्न पेनिनसुला में सबसे हाईएस्ट पीक है अनाईमुड़ी, और उसके बाद जो सेकेंड हाईएस्ट है वो है दोदा बेटा। ओके, और ये वेस्टर्न घाट में सिचुएटेड है। ईस्टर्न घाट्स में ऐसी कोई बड़ी बड़ी रेंजेस नहीं है, क्योंकि ईस्टर्न घाट्स बहुत टूटा वो है। जैसे अगर आप वेस्टर्न घाट्स देखेंगे तो ये आपको बहुत सीरीज जो मिलेंगी वो लाइन से मिलेंगी। ईस्टर्न घाट्स में कुछ सीरीज यहाँ पर है, फिर कुछ यहाँ पर है, तो बीच में काफ़ी सारी जगह छूटी हुई है। तो ये ज़्यादा हाइटेड भी नहीं है और ऊपर से बीच बीच में से कटी भी हुई है। तो ये ज़्यादा हाई नहीं है और उसकी कई सारी ओपनिंग्स भी हैं, जिसकी वजह से ज़्यादातर जो आपकी रिवर्स है वो ईस्टवर्ड फ्लो करती हैं। क्योंकि यहाँ पर एक तो हाइट ज़्यादा है, यहाँ पे हाइट कम है, तो ऑब्वियसली यहाँ से जो रिवर्स होंगी वो इस तरफ ही फ्लो करेंगी। और साथ ही में क्योंकि इसके बीच में ओपनिंग्स भी बहुत ज़्यादा है, तो उनको एक जगह मिल जाती है बे ऑफ बंगाल में मिलने के लिए। फिर हम देखेंगे कि यहाँ पर आपकी कोरामंडल कोस्ट में जब आप ईस्टवर्ड फ्लो करते हैं, तो ईस्टवर्ड फ्लो जब आप करते हैं तो वहाँ पे बे ऑफ बंगाल की तरफ कोरोमंडल कोस्ट पड़ता है। जैसे यहाँ पे ईस्टर्न घाट है, यहाँ पे बे ऑफ बंगाल है, तो इस वाले रीजन को हम कोरोमंडल कोस्ट कहते हैं। तो यही कोरोमंडल कोस्ट पर आपकी कई सारी पोर्ट सिटीज़ हैं, जैसे कि अरेकमेडू, मल्लपुरम, ममल्लपुरम और कावेरीपट्टनम। ओके, तो अरिकमेडू, ममल्लपुरम और कावेरीपट्टनम ये सारी क्या है, ये पोर्ट सिटीज़ हैं जो कि ईस्टर्न कोस्ट में सिचुएटेड है, जिसको हम कोरामंडल कोस्ट कहते हैं। चलिए, तो ये हमारे कुछ पासेस हैं जो हमने इसके पहले भी देखे थे, जो नॉर्थ में आपके पासेस आते हैं। तो ये वाला है आपका बुर्जिल, एक मिनट, ये वाला है आपका बुर्जिल पास। उसके बाद फिर ये है आपका पीर पंजल पास। उसके बाद है ये बनिहल पास। उसके बाद है ये आपका काराकोरम पास, जो हमने देखा था, काराकोरम पास जो कि गिलगिट से होते हुए जाता है और सेंट्रल एशिया से कनेक्ट करता है, तो ये वही काराकोरम पास है। उसके बाद ये आपका जोजिला पास है, ये वाला 5th नंबर वाला। उसके बाद ये बारालाचा पास है, और ये शिपकिला पास है। उसके बाद ये नीति पास है, और ये धर्मा पास है। इसके अलावा आप देखेंगे एक रोहतांग पास है, ये रोहतांग पास है। इसके बाद फिर आप देखेंगे नथुला पास और जेलेपला पास, ये नथुला पास और ये जेलेपला पास। ओके, तो एक बार फिर से हम स्टार्टिंग से देख लेते हैं। तो ये वाला पास है बुर्जिल पास, एक मिनट, बुर्जिल पास। उसके बाद ये पीर पंचल पास। उसके बाद ये बनिहल पास, ऊपर ये काराकोरम पास। उसके बाद फिर ये जोजिला पास। उसके बाद ये पारालाचा पास, शिपकिला पास, नीति पास, धर्मा पास, ये जो दोनों है वो नेपाल से थोड़े से लगे हुए हैं। इसके बाद फिर आपका आता है नाथुला और जिलेपला पास। ओके, इसके आगे हम और भी देखेंगे। तो इसके आगे आप अगर आप बढ़ेंगे तो ये हमने पालघाट पास पहले ही देख लिया। इसके अलावा ये भोरघाट पास, थाईघाट पास, ये सारे पासेस आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगे। ओके, इसके बाद एक बॉम्बेला पास रह गया, वो बॉम्बेला पास ये यहाँ पर आता है। ओके, तो ये सारे पासेस की लोकेशन आप रफली थोड़ी बहुत याद कर लीजिए, 3-4 बार आप इसको और सुन लीजिए, एक बार मैप में आप खुद बना के देखिए, ताकि आपको ये ठीक से याद हो जाए। ओके, तो स्पेशली आपको ये तो याद होना ही चाहिए कि सबसे नॉर्थ में आपका ये वाला पास आता है, जो कि काराकोरम पास है। इसके बाद ये सबसे ईस्ट में आपका एक पास आता है, जो कि आपका कहाँ गया, ये वाला पास आता है, ये बॉम्बेला पास है। इसके बाद सबसे नीचे जो आपका आता है वो पालघाट पास है। तो ये सारे पासेस कुछ कुछ आपको मेजर तो याद होने ही चाहिए। चलिए, इसके बाद आपके सदर्न पेनिनसुला में काफ़ी सारी रिवर्स हैं जो ऑलमोस्ट एक दूसरे के पैरेलल ही फ्लो करती हैं। इसमें जो महानदी है वो सबसे पेनिनसुला की ईस्टर्न एंड में आती है। ये महानदी आपके पूरे सदर्न पेनिनसुला के ईस्ट में है। ओके, तो महानदी यहाँ पर ईस्ट साइड में आती है। इसके अलावा अगर आप नर्मदा ताप्ती रिवर देखेंगे तो ऐसी दो मेजर रिवर्स हैं जो ईस्ट से वेस्ट की तरफ फ्लो करती हैं और फिर अरेबियन सी में जाकर मिलती हैं। वरना ज़्यादातर जो रिवर्स हैं वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ फ्लो करती हैं। अभी हमने देखा था वेस्टर्न घाट्स ज़्यादा हाइटेड हैं और जो ईस्टर्न घाट्स हैं वो थोड़े से लो लेवल पर हैं। तो इसके लिए ज़्यादातर जो रिवर्स हैं वो वेस्ट टू ईस्ट फ्लो करती हैं।
पर दो ऐसे एक्सेप्शन है मेजरली, नर्मदा और ताप्ती, जो वेस्ट से ईस्ट, जो ईस्ट से वेस्ट की तरफ फ्लो करती हैं। इसके अलावा गोदावरी, कृष्णा, तुंगभद्रा, कावेरी, ये सारी जो है वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ फ्लो करती हैं। जैसे ये देख लो, कृष्णा, गोदावरी, तुंगभद्रा, कावेरी, ये सब जो रिवर्स हैं वो वेस्ट से निकलती हैं और ये इस तरफ जाती हैं। ये भी वेस्ट से निकल रही है और ईस्ट की तरफ जाएगी, वेस्ट से ईस्ट, वेस्ट से ईस्ट। ओके। इसके बाद ये जो रिवर्स है वो यहाँ पर जो सदर्न पेनिनसुला के रीजन को इतना फर्टाइल कर देती हैं, इतना अच्छे से इरिगेटेड करती हैं कि यहाँ का पे आपको बहुत ज़्यादा राइस प्रोड्यूसिंग सॉइल बनती है यहाँ पर। मतलब साउथ एरिया में या सदर्न पेनिनसुला में आपको कई सारे ऐसे एरिया मिल जाएंगे जो राइस को कल्टीवेट करने के लिए सुटेबल है। तो क्योंकि ये सारी रिवर्स यहाँ पे इरिगेशन कर रही है, जिसकी वजह से यहाँ की सॉइल फर्टाइल होती है, जहाँ जिसकी वजह से हम यहाँ पे राइस प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो पूरे आप जैसे नॉर्थ इंडिया में आपको मिलेगा कि दोआब रीजन बहुत फेमस था, जो गंगा और यमुना के बीच में आता था। वैसे ही उतनी इंपॉर्टेंट सदर्न एरिया में रायचूर दोआब की है। तो रायचूर दोआब रीजन कौन सा है? जो कि कृष्णा और तुंगभद्रा के बीच वाला है। तो कृष्णा और तुंगभद्रा रिवर के बीच वाला जो एरिया है, कृष्णा और तुंगभद्रा के बीच वाला जो एरिया है, इससे हम कहते हैं रायचूर दोआब। और ये रायचूर दोआब यहाँ पर बहुत ज़्यादा फेमस है। इसकी वजह से कई सारी साउथ की किंगडम से आपस में लड़ाइयाँ की हैं, कंपटीशन हुआ है, ताकि इस रीजन का कंट्रोल उनके हाथ में आ सके। इसके साथ साथ ही हमने ये देखा कि ये जो रिवर्स हैं, ये दो रिवर्स हैं, जो कृष्णा और तुंगभद्रा, इनके जो प्लेन्स वाले एरिया है, मतलब जो एरिया ये नदियाँ आप इरिगेट करती हैं, उन एरिया उन जगहों के लिए बहुत सारा कॉन्टेस्ट हुआ है या लड़ाइयाँ हुई हैं उस जगह को कंट्रोल करने के लिए। और मोस्टली ये जो एरिया है वो सतवाहनास के अंदर ही रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर कई सारे टाउन्स और कई सारे पोर्ट्स यहाँ पे डेवलप हुए हैं। जैसे अगर आप देखेंगे कि नॉर्थ इंडिया में मेजर जो अर्बन एरियाज थे या टाउन्स थे वो गंगा रीजन के आसपास लोकेट हुए थे, गंगा रिवर के वेस्ट में सब हुआ था। वैसे ही साउथ में वो रोल प्ले किया है कृष्णा और तुंगभद्रा रिवर में। तो इनका जो बीच का एरिया है रायचूर दोआब, वो हमेशा कंटेस्टेड एरिया रहा है। इनकी वैलीज या इनकी जो प्लेन्स रहे हैं वो सतवाहनास के अंदर कंट्रोल में रहे हैं और ये हमेशा कॉन्टेस्टेड एरिया रहा है। साथ ही में इनके ही आसपास कई सारे टाउन्स और पोर्ट्स फ्लरिश हुए हैं। इसके बाद आप देखेंगे कावेरी डेल्टा। कावेरी डेल्टा जो कि बिल्कुल साउथ की तरफ आता है, एक हम देखते हैं ये कावेरी डेल्टा। ओके, तो ये कावेरी नदी जिस एरिया को इरिगेट करती है और इसका ये डेल्टा वाला पोर्शन, ये जो है वो हमेशा से ही मतलब अलग सा ही एक जोग्राफिकल जोन बनाती है, बिल्कुल हमारे इंडिया की पार्ट्स मतलब साउथ एरिया में। और यहाँ पर ये कावेरी डेल्टा जो है वो सोलर पावर के अंदर रही है। जैसे कृष्णा और तुंगभद्रा रिवर के बीच वाला एरिया सतवाहनास के अंदर रहा है, वैसे ही कावेरी वाला जो एरिया है वो चोला पावर के अंदर रही है। ओके, तो इनका जो इस बेसिन पर रहने वाले जो लोग हैं, उनका जो ट्रेडिशन कल्चर ये हमेशा ही एंशिएंट टाइप से ही बहुत ज़्यादा रिच रहा है। और क्योंकि जो अगर आप सदर्न पेनिनसुला में देखेंगे तो सदर्न पेनिनसुला में एक बहुत बड़ी कोस्ट लाइन है, मतलब सदर्न पेनिनसुला तीनों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। तो ये बहुत ऑब्वियस हो जाता है कि यहाँ पे रहने वाली कम्युनिटीज़ फिशिंग ज़्यादा करती होंगी, मरीन टाइम एक्टिविटीज़ में ज़्यादा पार्टिसिपेट करती होंगी। तो यहाँ पर क्योंकि कोस्ट लाइन बहुत ज़्यादा है तो यहाँ पे मैरीटाइम एक्टिविटीज़ भी बहुत ज़्यादा होती है। और साथ ही में क्योंकि ये सीवेज से कनेक्टेड है तो यहाँ पे ट्रेड एंड कॉमर्स भी बहुत ज़्यादा होता है थ्रू सीवेज। अब इसके अगर आप और ईस्ट में जाएंगे तो यहाँ पर आपको कुछ कंट्रीज़ मिलेंगी, जावा, सुमात्रा और ये बर्मा मतलब म्यांमार वाला रीजन यहीं पे मिलेगा आपको, और कंबोडिया, इन सारी कंट्रीज से भी इनका ट्रेड ज़्यादा रहा है। और ट्रेड के अलावा इन्होंने आर्ट, कल्चर और रिलीजन को का एक्सचेंज भी बहुत देखा है, क्योंकि यहाँ से कई सारे लोग पोर्ट मतलब यहाँ पे से कई सारे लोगों की एंट्री हुई है। इवन जब आप देखेंगे वास्को डी गामा भी यहीं से एंटर हुए थे, तो यहाँ से कई सारे लोगों की एंट्री हुई है या कई सारा ट्रेड हमने भी किया है इन्हीं रूट से। तो इसकी वजह से कल्चरल एक्सचेंज और रिलीजियस एक्सचेंज भी हमने विटनेस किया है इन्हीं रीजन से। इसके बाद हमारे साउथ इंडिया का ग्रीको रोमन कंट्रीज के साथ भी ट्रेड ज़्यादा रहा है, तो उन्हीं उनके साथ भी हमने कुछ कल्चरल एक्सचेंजेस किए। ओके, चलिए फिर हमारा लास्ट टॉपिक है इंडिया, अ लैंड ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो अगर हम एंशिएंट इंडिया के टाइम से ही देखें तो इंडिया को अ मेल्टिंग पॉट ऑफ न्यूमरस रेसेस कहा जाता था, क्योंकि दुनिया भर के अलग अलग कोनों से, अलग अलग जगह से अलग अलग रेसेस हमारे इंडिया में आई, यहाँ पे सेटल हुई और इवन उन्होंने यहाँ पे रूल भी किया।
तो आप देखेंगे प्री आर्यंस, इंडो आर्यंस, ग्रीक, सिंथियंस, हन, तुर्क एक्सेट्रा, ये सारे लोग यहाँ पर आए। इन सब लोगों ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया इंडिया के कल्चर को बनाने के लिए। तो जैसा आज हम इंडिया का कल्चर देखते हैं, ये ऐसा बना इसलिए है क्योंकि इतने सारे लोगों ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। ये सारे लोग एक दूसरे से इस तरह से घुल मिल गए कि इवन आज हम किसी एक को ओरिजिनल फॉर्म में पहचानना बहुत मुश्किल है। तो ये सारे लोग अलग अलग रेसेस से साथ में यहाँ पे रहने लगे। उन्होंने अपने कल्चर टाइप से एक्सचेंज किए, उन्होंने अपना कुछ दूसरों को सिखाया, दूसरों से कुछ सीखा, और इस तरीके से इनके कल्चर आपस में इतने मिक्सअप हो गए कि आज किसी भी एक रेस को उसके प्योर फॉर्म में पहचानना बहुत मुश्किल है। और इन सब के कॉन्ट्रीब्यूशन से ही हमारा इंडियन कल्चर बना है। तो हर एक कल्चर एक दूसरे से इतना घुल मिल गया है। इवन अगर आप टेक्स्ट भी रीड करेंगे, अगर आप कुछ टेक्स्ट पढ़ेंगे, आप कुछ किताबें पढ़ेंगे, उस टाइम की एपिक्स आप पढ़ेंगे, तो आपको ये पता चलेगा कि कई सारे प्री आर्यन या द्रविडियन टर्म्स जो कि साउथ इंडिया की है, वो आपको वैदिक टेक्स्ट में मिली है, जो कि नदर्न इंडिया का मेन सोर्स है। इसके बाद कई सारे पाली और संस्कृत टर्म्स जो कि आपके नॉर्दर्न इंडिया में ज़्यादा बोले जाते थे, वो आपको संगम लिटरेचर में भी मिलेंगे। तो कई सारे सदर्न टर्म्स मतलब द्रविडियन टर्म्स आपको वैदिक टेक्स्ट में मिलेंगे, और कई सारे पाली या संस्कृत के टर्म्स आपको साउथ के संगम लिटरेचर में मिलेंगे। तो आप एंशियंट टाइम से ही देखेंगे कि हमारे यहाँ पर अलग अलग तरह के रिलीजन्स को एग्जिस्ट करते हैं, जिसमें हिंदुइज्म, जैनिज्म, बुद्धिज्म ये सब शामिल है। तो हालांकि ये सारे रिलीजन्स हैं तो बहुत अलग अलग, लेकिन फिर भी अगर आप इनके बारे में कभी पढ़ेंगे तो आपको ये समझ आएगा कि सब लोग मोर और लेस सेम चीज़ों के बारे में ही बात करते हैं। तो इनका जो कोर आइडिया है वो सेम ही है। तो ये सब इसलिए है क्योंकि सारे कल्चर से सारे रिलीजन्स आपस में बहुत ज़्यादा घुल मिल गए हैं। अभी भी हालांकि इंडिया में कई सारे लोग हैं जो अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, उनकी अलग अलग प्रैक्टिसेस हैं, हर कोई अलग अलग रिलीजन को मानता है, लेकिन फिर भी उनकी जो एक कॉमन स्टाइल ऑफ लाइफ है वो आपको मोर और लेस सेम मिलेगी। तो अगर आप किसी से पूछ ना लें जब तक कि आपका नाम क्या है, आपकी सरनेम क्या है, तो ये पहचानना बहुत मुश्किल हो जाता है कि वो कौन से रिलीजन को फॉलो करता है, या फिर उनके वो कौन सी कैटेगरी से या कौन सी कास्ट से वो बिलोंग करता है। तो हम सब लोग आपस में कोई कुछ ज़्यादा ही घुल मिल गए हैं, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ तो डाइवर्सिटीज़ रहती है। चलिए, तो हमारे एंशियंट टाइम से ही हमने यूनिटी को बहुत ज़्यादा प्राथमिकता दी है। हमारे इंडिया को ही भारतवर्ष के नाम से जाना जाता था, और ये जो भारत वर्ड है, ये भारत वर्ड आया है एक एंशियंट ट्राइब भारतास से। तो भारत एक एंशियंट ट्राइब है जिससे हमने इस पूरी ज़मीन को या पूरे कंट्री को हमने नाम दिया था भारत, और उसी से ही पूरी कंट्री को जाना जाता था भारतवर्ष। इवन हमारे जो पोएट्स या फिलोसफर्स भी रहे हैं, उन्होंने भी इंडिया को एक अलग, जैसे इंडिया में अलग अलग रूलर्स राज किया करते थे, तो उनको उनके नाम से ना जानकर उस पूरे इंडिया को एक इंटीग्रल पार्ट ही माना है कि हम लोग टुकड़ों में बटे हुए नहीं हैं, हम पूरे एक संपूर्ण भारतवर्ष एक है। इसके अलावा कम से कम ये हमें पॉलिटिकल, ये तो हमारा क्या बोलते हैं, ये तो साइकोलॉजिकल थिंकिंग है कि पूरा भारत एक था, लेकिन अगर आप पॉलिटिकली भी देखें तो ये दो बार हमारे एंशियंट हिस्ट्री में पॉसिबल हो पाया है। एक जब मौर्यन पीरियड चल रहा था, और एक तब जब गुप्तास पीरियड चल रहा था। तो जब मौर्यन एम्पायर था या गुप्ता एम्पायर था, उस टाइम पर पॉलिटिकली भी हमारी इंडिया यूनाइट हो पाई थी। इसके बाद अगर आप देखेंगे कि यूनिटी ऑफ इंडिया या एक भारत में जो एकता है, उसका जिक्र कई फॉरेनर्स ने भी किया है। उन्होंने देखा था कि जब इस इलाके में सारे लोग पहले इंडस रिवर के आसपास रहा करते थे, या जिसे हम हिंदी में सिंधु रिवर कहा कहते हैं, तो सिंधु रिवर के आसपास रहने की वजह से उन्होंने हमारे कंट्री को नाम दिया था हिंदू, है ना। तो सिंधु से नाम आया था हिंद, और उसके बाद फिर हमें इंडिया कहा जाने लगा। तो आज भी ये जो हमें इंडिया कहा जाता है वो ग्रीक वर्ड से ओरिजिन हुआ था, और जो हमें हिंद कहते थे वो पर्शियन और अरबन लैंग्वेज में हमें हिंद कहा जाता था। तो जो हिंद वर्ड है वो आया कहाँ से था, सिंधु रिवर से, और इंडिया वर्ड आया था इंडस रिवर से। तो अल्टीमेटली वो दोनों एक ही है। तो अरेबियन और पर्शियन लैंग्वेज में हिंद कहा जाता है, और ग्रीक में इंडिया। इसके बाद कई सारे ऐसे एफर्ट्स किए गए ताकि हमारी कंट्री में एक लिंग्विस्टिक यूनिटी आए, मतलब सबकी भाषा एक हो, सबका कल्चर एक हो। ऐसी कई सारी कोशिशें की गई, एंड फाइनली 3rd सेंचुरी BC में प्राकृत लैंग्वेज को वो ओहदा मिला या फिर वो रोल मिला। तो प्राकृत लैंग्वेज जो थी वो उस टाइम पर लैंग्वा फ्रैंका ऑफ कंट्री बन गई थी।
लैंग्वा फ्रैंका का मतलब ये होता है कि ये लैंग्वेज मोर और लेस हर एक इंसान वहाँ पे बोल रहा था, मतलब ज़्यादातर जो पॉपुलेशन है वो प्राकृत लैंग्वेज ही बोला करती थी। इवन जो अशोक के इंस्क्रिप्शन थे उन्हें भी प्राकृत लैंग्वेज में ही लिखवाया गया था। और जो हमारे ये तो हो गई हमारी लैंग्वेज की होता ना कि लैंग्वेज की यूनिटी या फिर लिंग्विस्टिक यूनिटी की हम बात कर रहे हैं कि प्राकृत लैंग्वेज को वो ओहदा मिला। अगर आप कल्चरल यूनिटी को देखेंगे तो जो रामायण और महाभारत है उसको भी उसी झील के साथ हर एक एरिया में जैसे चाहे वो नॉर्दर्न इंडिया हो चाहे वो सदर्न इंडिया हो, हर एक पूरी कंट्री के हर एक पार्ट में रामायण और महाभारत को वो रिस्पेक्ट दी गई। और इवन इसे ट्रांसलेट किया गया अलग अलग लैंग्वेज में। तो ओरिजिनली तो इसे संस्कृत में कंपोज किया गया था, लेकिन बाद में इन्हीं रामायण और महाभारत को अलग अलग लोकल लैंग्वेजेस में भी प्रेजेंट किया गया। और हालांकि हमारे इंडियन के कल्चर या वैल्यूज़ जो थे वो अलग अलग फॉर्म में निकल के आए, मतलब अलग अलग भाषा में निकल कर आए, अलग अलग तरीके से उन्हें प्रेजेंट किया गया, पर उनकी जो कोर वैल्यू थी वो सेम ही रही। इसके बाद आप देखेंगे कि हाल इससे हमें ये समझ में आ रहा है कि इंडिया में कई सारे रिलीजन मल्टी रिलीजन एग्जिस्ट किए हैं, बहुत सारे अलग अलग कल्चर या अलग अलग कल्चरल सोसाइटी हमारे यहाँ पर एग्जिस्ट की है, लेकिन उसमें एक चीज़ हमेशा कॉमन रही है, वो है यूनिटी एंड इंटीग्रिटी। चाहे कितनी ही भाषा हमारे यहाँ पर हो, लेकिन उन सारी भाषाओं में एक यूनिटी है, मतलब सारे लोग जो अलग अलग भाषाएं बोलते हैं उन लोगों में एक यूनिटी देखने के लिए मिलती है। वो लोग जो अलग अलग कल्चर्स को फॉलो करते हैं उन लोगों में यूनिटी देखने के लिए मिलती है। तो हमारे यहाँ पे भले ही सब लोग डिफरेंट डिफरेंट हो, लेकिन उन सब में एक चीज़ बहुत कॉमन है, वो है यूनिटी एंड इंटीग्रिटी। तो जो और यही हमारे इंडियन सोसाइटी का एक प्लूरल कैरेक्टर दिखाती है, और यही हमारी सोसाइटी की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है, ताकत है हमारी सोसाइटी की। ओके, तो यहाँ पर हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। थैंक यू यहाँ तक बने रहने के लिए। और इसके बाद फिर हम लाएंगे तमिलनाडु का सेकेंड चैप्टर। ओके, सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।